अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम डायग्राम के बगैर समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज गिवन है? लेंथ गिवन है। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको बाहर लेके जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड से हम बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनसे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी हम बाहर लेके जाने की कोशिश करेंगे और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो डेटा को पॉइंट आउट कर लेते हैं पहले क्या क्या चीजें गिवन है। तो सबसे पहले ये लेंथ की वैल्यू है, दिस इज एल। और ये विड्थ की वैल्यू गिवन है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। और इसके अलावा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये बी की वैल्यू गिवन है। इसके अलावा वेलोसिटी गिवन है, लेकिन वेलोसिटी की कंडीशन है कि वो दो डिफरेंट केसेस में गिवन है। वी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गर साइड के अगर वो परपेंडिकुलर है और फिर वो शॉर्टर साइड के अगर परपेंडिकुलर है। नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हाउ? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन टू डिफरेंट केसेस में। ठीक है, और फिर सेकंड केस में हमने टाइम फाइंड करना है, ये टी। फर्स्ट केस में हमने क्या फाइंड करना है? इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ये तो दो डिफरेंट केसेस में, तो हम इसको नाम देंगे E1 और E2। ठीक है, इसको हम नाम देंगे E1 और E2। और टाइम भी दो डिफरेंट केसेस में फाइंड करेंगे तो हम नाम देंगे T1 और T2। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम का। सबसे पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। ठीक है, तो लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। 8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट तो है नहीं है। ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये इसकी लेंथ है। एल की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, दिस इज एल। और विड्थ की गिवन है, इस रेक्टेंगुलर लूप की विड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10 की पावर -8, सॉरी 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इतनी वैल्यू गिवन है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, ये वर्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पे। यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जाहिर बात है एरिया की वजह से। ठीक है, तो बी की वैल्यू गिवन है 0.3। नॉर्मल, इसका डायरेक्शन भी गिवन है, नॉर्मल टू दी लूप। ठीक है, ये भी याद रखें, बी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन में डायग्राम में इंडिकेट करूंगा। इसके अलावा लॉन्गर साइड, तो ईएमएफ टू डिफरेंट केसेस में E1 फाइंड करना है, फिर हमने E2 भी फाइंड करना है सेकंड केस में। ठीक है, ये फाइंड करना है। और इस केस के करस्पॉन्डिंग, इस केस के करस्पॉन्डिंग हमने T1 भी फाइंड करना है। ठीक है, इस केस में हमने T1 भी फाइंड करना है और इसी केस में हमने सेकंड केस में हमने T2 भी फाइंड करना है। ये भी याद रखें, T2 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने गिवन देता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस ये। चलो मैं इसको ए का नाम देता हूँ। ठीक है ना, और इसको बी। ठीक है ना, तो ए में और बी में हमने दो दो चीजें फाइंड करनी है, केस ए और केस बी में। अच्छा, तो डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं बच्चों। तो बस अब डायग्राम को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप याद रखें कि फैराडे लॉ में बेसिक कंसेप्ट क्या है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी, ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फैराडे लॉ इक्वेशन है कि जब भी ईएमएफ तब इंड्यूस होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा। टाइम के लिहाज से जब चेंज आएगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये कब चेंज हो सकता है? तीन डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि डेल्टा बी में चेंज हो और एरिया बिल्कुल कांस्टेंट हो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, एरिया कांस्टेंट हो, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है ना, और ईएमएफ इंड्यूस होगी। सेकंड केस कौन सा है? सेकंड केस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और एरिया चेंज हो, तब भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस ये हो सकता है कि एंगल चेंज हो जाए। ठीक है, एंगल चेंज हो जाए किसके दरमियान? बी और ए के दरमियान एंगल अगर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये तीन केसेस, फॉर एग्जाम्पल सर्किट है, कॉइल है, वो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो तीन केसेस है। क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इसी जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, मैं इसको इस फॉर्म में तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैसे कंसेप्ट थोड़ा समझना जरूरी था। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसकी वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, और जब हम डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं तो एन की वैल्यू भी चलो पुट कर दे और नेगेटिव साइन भी लगा दे, तो ये डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये
यानी मीन्स ये सोर्स टर्म है, डेल फाई बाय डेल टी क्या सोर्स टर्म है, सोर्स टर्म। मैंने सोर्स टर्म का नाम इसलिए लिया दिया, इसको सोर्स टर्म का नाम दिया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी ये कॉज है इसी की वजह से, और ये इसका इफेक्ट है, इंड्यूस ईएमएफ इसका इफेक्ट है और ये कॉज है। तो यहाँ पे जो केस है ना, हम स्पेशल केस ये वाला स्टडी कर रहे हैं इसमें, जिसमें इसमें सॉरी मैंने ये मिस्टेक कर दी है, डेल्टा क्या होगा, ये जब डेल बी होगा और ये डेल्टा एरिया है, ठीक है। और हम स्पेशली ये सेकंड केस स्टडी करेंगे कि बी, यानी यहाँ पे एरिया की वजह से चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म गिवन है, क्लियर कट आपको नजर आ रहा है, देखिए यूनिफॉर्म गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैंने टिक का निशान लगा दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कांस्टेंट है। तो चलो इसको डायग्राम बना के समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्शन का वैसे कंसेप्ट है, फिर तब जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। इसमें से क्या चीज हम डायग्राम की मदद से हम इंशाल्लाह इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलो मैं मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो कि इनवर्ड है। मैं एग्जाम्पलरी कुछ लाइंस लिखूंगा बस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, सैंपल्स लाइंस कुछ इनटू द बोर्ड जा रहा है, और यहाँ पे मैं एक लूप कंसीडर करूंगा। चलो लूप का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और चलो मैंने ये वाला कलर सपोज करके दिया, ठीक है। लेट सपोज ये लूप की ये पोजीशन है, सपोज कर लेते हैं कि लूप की ये पोजीशन है, ठीक हो गया। अब अगर आप और कर लें कि जो ये वाली साइड है, फर्स्ट केस है, अगर मैं सपोज कर लूं कि वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, सबसे पहले कौन सा केस था, चलो मैं लिख लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर साइड, फर्स्ट केस, वेलोसिटी ऑफ द लूप नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड ऑफ द लूप, यही तो गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द लूप नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, पहला केस तो यही है, फर्स्ट केस क्या है इसमें, यही तो है, वेलोसिटी ऑफ द लूप अगर लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलर हो, तो लॉन्गर साइड तो मैंने ये लिया, ये लॉन्गर साइड एल की वैल्यू मैंने ली है, ये लॉन्गर साइड है, ठीक है। और ये इसकी विड्थ हो गई है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख ले तीनों परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी अगर आप देख ले तो वो लॉन्ग नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, एल एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एल की वैल्यू लेंथ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जी डायरेक्शन में इन टू दी बोर्ड है, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिनोट कर दूं कि ये लेट सपोज एल हो गया, ठीक है, एल ये हो गया, वी ये हो गई है, ठीक है, ये एल की वैल्यू हो गई है, और ये जी डायरेक्शन में नेगेटिव है तो मैं जी डायरेक्शन में ये ले रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सेस हो गया, एल अलॉन्ग एक्स एक्सेस हो गया, और ये जी एक्सेस हो गया, तो 3 डायमेंशन चीज को ना 2 डायमेंशन ब्लैक बोर्ड पे समझना मुश्किल होता है, तो ये जी एक्सेस है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सेस में ड्रा करें ना तो इस तरह बात समझ लीजिएगा, ये देखिए ये वेलोसिटी हो गई है इस तरफ हो, ठीक है, और ये लेट सपोज ये एल हो गया, ठीक है, और ये 3 डायमेंशन में ये वाला एक्सेस हो गया, ये इस तरह हो गया, ठीक है, जी एक्सेस हो गया, ठीक है, इस तरह तुम समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए नॉर्मल मीन्स है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये देखिए एंगल क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि 90 एंगल बन रहा है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जब ये बाहर निकलेगा, लेट सपोज अगर ये इस तरह बाहर निकल रहा है, लेट सपोज लूप की ये पोजीशन बन जाती है कि ये कंप्लीटली बाहर निकल जाता है, यू, मैं इसकी न्यू पोजीशन को डिनोट कर रहा हूँ, ये वाली इसकी न्यू पोजीशन है, लेट सपोज कुछ टाइम बाद जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा, जब लूप बाहर निकल रही होगी, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बिल्कुल ऊपर रह गई है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ये जो मैंने रेड कलर से डिनोट कर दिए थे, इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, बी बी फील्ड, ये कंप्लीटली बाहर निकल चुका है। अब तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई है। जब फ्लक्स जीरो हो गई है तो इसका मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो गई है। तो बेसिकली क्या था, ये देखें एरिया चेंज जो है ना, जब इसका एरिया पूरा का पूरा एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, यहाँ पे इसका जितना भी एरिया था ना, सारा का सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। अब ये सारा का सारा जितना भी एरिया है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल चुका है, ठीक है, यूनिफॉर्म था मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म था, वो तो इनवर्ड लाइन जा रही थी, ठीक है ना, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो जितनी लाइन जा रही थी वो इनवर्ड जा रही थी, वो तो कोई चेंज उसमें नहीं आया। हुआ क्या है कि लूप नीचे आ गई है, उस रीजन में लूप आ गई जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ, फ्लक्स लिंकेज बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है। तो अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई कट गिवन है, ठीक है, कट गिवन है, कट का मैं बाद में समझाऊंगा कि यहाँ पे कोई भी कट है, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे कोई भी कट गिवन है, ठीक है, तो
किसी भी साइड में, अब कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली साइड में मैंने लिया, इस साइड में भी कर सकते, इस साइड में भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक कट गिवन है, ठीक है। इस कट का मतलब बस कट में यहाँ तक यहाँ पे ही समझा देता हूँ। कट क्या होगा, अगर कट है तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हो सकता, बस इतना याद रखें। अगर कट किसी लूप में होता है तो ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस हो सकती है, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा, इतना याद रखें। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बात। अच्छा, क्योंकि करंट इंड्यूस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है ओपन लूप ब्रेक आ गई है, ठीक है, ब्रेक आया, और जब कोई सर्किट में ब्रेक आ जाता है तो ओपन लूप आ जाता है, ठीक है, कोई ओपन लूप है, ठीक है, मतलब ये जगह ओपन है तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाती है, जब इंफिनिट रेजिस्टेंस हो तो करंट जीरो हो जाता है। अच्छा, तो ये जब नीचे आएगा तो फ्लक्स लिंक जीरो होगा, तो ईएमएफ क्या होगा, जीरो हो जाएगी इस केस में। तो फर्स्ट केस में हमने दो चीजें, टी वन भी फाइंड करना है ना, टी वन भी, तो टी वन फाइंड करने के लिए मैं बाद में थोड़ा सा बताऊंगा, पहले ई वन को समझते हैं, ठीक है। ई वन को यानी इंड्यूस ईएमएफ फर्स्ट केस में हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा फर्स्ट केस का ये फार्मूला, बी वी एल साइन थीटा, बी वी एल साइन थीटा। अच्छा, एक बात याद रखें यहाँ पे, इन तीनों वेरिएबल्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, वेलोसिटी में और लेंथ में, तीनों में एंगल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इतनी याद रखना, एंगल परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर होते, मैंने ऊपर डायग्राम से भी आपको देख लिया, बी एल और बी परपेंडिकुलर है। अच्छा, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे ना हमेशा बात याद रखें कि जब तीनों परपेंडिकुलर होगा तब जाके ये मैथ इंड्यूस होगी। एंगल हमेशा तीनों में 90 होगा, बी और बी में हमेशा एंगल 90 होगा। फॉर एग्जाम्पल ना, एक केस तो ये हो सकता है कि लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये जा रही है और ये कंडक्टर पड़ा हुआ यू, तो एंगल 90 होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू है। एक ये केस हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है कंडक्टर इस तरह है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर मूव करे, लेकिन हमने एंगल क्या कौन सा, अब हमने इस कंडक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। यहाँ पे तो एंगल क्लियर कर 90 है कि एल लेंथ अलॉन्ग वाई एक्सेस है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री एंगल होगा। अगर कंडक्टर इस तरफ फॉर एग्जांपल राइट वर्ड मूव कर रहा हूँ, इस तरफ, लेट्स सपोज मैं शो कर रहा हूँ वेलोसिटी इस तरफ हो, ठीक है, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा हूँ, इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस केस में क्या करेंगे कि इस लेंथ को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, ये दो कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। और इसका कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये जो एंगल होगा ना, ये मैंने इसको डिनोट कर दिया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ये वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, जो कि क्या होगा, एल साइन थीटा होगा, एल साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये क्योंकि लेंथ हो गई इसकी, ठीक है। तो हम ये वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। हमेशा याद रखें इन दोनों के तीनों के दरमियान एंगल क्या होना है, परपेंडिकुलर हम केस लेते हैं, याद रखें। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये लेंथ का लेंगे, ठीक है ना, लेंथ का हमने यहाँ पे देखा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लिया। अच्छा, तो यहाँ पे एंगल क्योंकि 90 है तो मैं डायरेक्टली मैं इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लेता हूँ, साइन 90 जीरो 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी बी वी एल, ठीक है। तो मैं साइन 90 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दे तो ईएमएफ ई वन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ईएमएफ फर्स्ट केस में ये 0.3 टेस्ला है और ये वेलोसिटी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकंड, और लेंथ की वैल्यू है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, 8 का मतलब है सेंटीमीटर में 10⁻²। इसको मल्टीप्लाई करके आता है 2.4 और 10⁻⁴ आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया वोल्ट में, ठीक है। ये मैथ की वैल्यू मैंने निकाल दी। क्या किया, ये 0.3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना आया, 2.4 आया, 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻² की 10⁻4 आया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर एड हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस में ईएमएफ की वैल्यू आ गई है। अब हम फर्स्ट केस में एक और चीज, टाइम टी वन भी तो फाइंड करना था, ठीक है, टाइम टी वन भी तो फाइंड करना था। तो थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइम इस केस के लिए। अब आप थोड़ा सा डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से तवज्जो से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। उसने पूछा है कि वो टाइम फाइंड करे जब ईएमएफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लास्ट से ईएमएफ कब तक लास्ट रहेगी। ये जो उन्होंने वर्ड यूज किया है कि ईएमएफ लास्ट फॉर हाउ मच टाइम, लास्ट का मतलब है कि बिल कब तक वो रहेगी, यानी कब तक उसकी वैल्यू, यानी दूसरे लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में, कि उसकी वैल्यू कब जीरो होगी। अब आप देख ले, जब ये लूप कंप्लीटली बाहर निकलेगी तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ तक मौजूद है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है इससे नीचे नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये मैं दोबारा इसको ओवर राइट कर रहा हूँ, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी विड्थ के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके ये लूप यहां तक फिर बाहर आ चुकी होगी। इसकी विड्थ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके ये वाली जो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड से कंप्लीटली बाहर निकल आ चुकी होगी, और उस वक्त ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमने वो वाला टाइम फाइंड करना है तो हमने डिस्टेंस में विड्थ की वैल्यू पुट करनी है, न कि लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। दिस इज वाज
वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये टाइम फाइंड करने की वजह से। तो जब मैं टाइम t1 फाइंड करूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या इक्वेशन यूज करनी है, वेरी फंडामेंटल इक्वेशन काइनेमेटिक्स की, s इज इक्वल टू वी टी की बजाय यहाँ पे मैंने एल की बजाय क्या पुट करना है, अगर यहाँ से मैंने टी की वैल्यू निकालनी है तो मैं टी की बजाय टी की वैल्यू निकाल क्या एस डिवाइड बाई वी हो जाएगा, ठीक है। एस की बजाय मैंने क्या पुट करना है, एल की वैल्यू पुट, सॉरी बिड्थ की वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें बिड्थ की वैल्यू, क्योंकि बिड्थ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो लूप कंप्लीटली बाहर निकल आ चुकी होगी किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें, तो टी1 हो जाएगा इस केस में विड्थ डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। और ये वैल्यू पुट करके अभी तो बहुत सिंपल हो गया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 इंटू 10⁻², और डिवाइडेड बाय क्या है, वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 10⁻², ये ऊपर 10⁻² है, तो 10⁻² और 10⁻² कैंसिल होके ये आ जाता है 2 सेकंड्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस में मैंने आपको समझा दिया कि ये इस तरह टाइम की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे इंशाल्लाह सेकंड केस, जो कि क्या है, जब वो, चलो मैं दोबारा ड्रा करता हूँ, रीड्रा डायग्राम को करते हैं, ठीक है, और दोबारा सेकंड केस को समझने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मौजूद है, कुछ सैंपल लाइन में ले रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ सैंपल लाइन मैंने डिनोट कर दिए। अब इसमें जो रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप कैसे जा रही है, जब रेक्टेंगुलर लूप, लेट सपोज मैं इसको यहां से लेकर डिनोट कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर लूप को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे लेट सपोज मौजूद है, ये भी, यानी ये इंटायरली अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। अब सपोज कर ले कि ये इंटायरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इस रीजन में इंटायरली अंदर है, कंप्लीटली इन। अब ये वाली साइड इसकी लेंथ है और ये वाली साइड इसकी विड्थ है, ठीक है, ये इसकी विड्थ है, ये वाली साइड क्या है, विड्थ है, ये इसकी विड्थ है। अब उन्होंने इसमें क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी ऑफ द लूप, वेलोसिटी ऑफ द लूप क्या है, फाइंड ईएमएफ, वेलोसिटी ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, मैं परपेंडिकुलर का ये सिंबल, यानी नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर मैंने ये वाला सिंबल यूज किया, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड, ये अब समझने वाली बात है, ठीक है। शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड मीन, शॉर्टर साइड क्या माना, विड्थ के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब विड्थ के परपेंडिकुलर मींस ये अगर लूप इस तरफ जा रही हो, यानी लूप या राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड जा रही हो, ऊपर नीचे ना जा रही हो, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही हो लूप, ठीक है, याद रखें। तो ये है वेलोसिटी ऑफ द लूप, एंगल कितना है, वंस अगेन यानी नॉर्मल है ये, ठीक है ना, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री एंगल क्लियर कट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और अभी ये लूप कंप्लीटली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये स्टेशनरी होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, हम अब क्या करेंगे, इसका एरिया चेंज करेंगे, इसका इफेक्टिव एरिया चेंज हो जाएगा। अब जब हम इसको राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, राइट वर्ड बिल्कुल, राइट वर्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ तक इसकी बाउंड्री तक बिल्कुल मौजूद है, यहाँ तक मौजूद है, इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। मैं चलो डैश लाइन से डिनोट करता हूँ, जब ये यहाँ तक बिल्कुल बाहर निकल आ चुकी होगी यहाँ तक, तो ये मैं उस केस में बिल्कुल जीरो हो जाएगी वंस अगेन, क्योंकि इस एरिया में जब एरिया यहाँ से इस एरिया में तो कंप्लीटली फ्लक्स था, जब ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही होगी तो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, फ्लक्स लिंकेज डिक्रीज हो जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, जिस एरिया में पहले फ्लक्स पास कर रहा था अब उस एरिया में कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब बी जीरो हो गया, बी जीरो, तो ईएमएफ क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कोई नो फ्लक्स चेंज जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें इक्वेशन में कौन सा E2 को फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन, वही इक्वेशन है बी वी एल साइन थीटा, तो मैं लगाऊंगा बी वी, लेकिन एल की बजाय मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, कौन सी साइड, कितना डिस्टेंस, चलो ठीक है ना, पहले इसको तो बी वी एल साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू मैं पहली इक्वेशन को कंप्लीट फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब शॉर्टर साइड के लिए बी की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, बी की वैल्यू वही 0.3 टेस्ला, एल की वैल्यू वही 1 इंटू 10⁻², ठीक है, ये वेलोसिटी की वैल्यू है। अब एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, किस साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जारी बात है शॉर्टर साइड, ये जो शॉर्टर साइड है ना इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लॉन्गर साइड की वजह से तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कट भी मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ कट है, ठीक है ना। तो ये पुट कर, मैंने क्या पुट करनी है, एल की बजाय मैंने वैल्यू पुट करनी है, विड्थ की वैल्यू पुट करनी है, याद रखें दिस इज विड्थ, ठीक है। तो ये मैंने विड्थ की वैल्यू पुट करनी है, एंगल तो फैक्टर कितना हो जाएगा, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा क्योंकि साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। एल अगर मैंने पुट करना है 2 इंटू 10⁻², ठीक हो गया, ये तीनों वैल्यू पुट करके आ जाएगा, सिंपल है, 0.3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है, 0.6, ये जीरो है, ठीक है, 0.6 और 10⁻² और 10⁻² मल्टीप्लाई करके 10⁻4 हो जाता है, ठीक हो गया।
तो ये इसका आंसर आ गया वोल्ट में, क्योंकि ईएमएफ है तो ईएमएफ नंबर 2 की वैल्यू ये आ गई है। अब इसी केस में हम टाइम को फाइंड करते हैं, टाइम को देखें तो टाइम को फाइंड करने के लिए T2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वंस अगेन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें टाइम को निकालने के लिए। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम टाइम को अब कैसे निकालते हैं शॉर्टर और लॉन्गर साइड के केसेस में, दोनों केसेस में। तो याद रखें जब ये रेक्टेंगुलर लूप जब ये राइट फॉरवर्ड मूव कर रही है तो ये कब बाहर निकलेगी, कंप्लीटली कब बाहर निकलेगी, ठीक है, ये कब बाहर निकलेगी। चलो मैं कलर को चेंज करके आपको क्लियर कट इंडिकेट कर देता हूं कि ये तब बाहर निकलेगी जब ये वाली लूप का ये वाली साइड जो है ना वो कंप्लीटली बाहर हो जाएगी। ये यानी ये लूप, ये बिल्कुल ये लूप यहाँ पे आ जाएगी, कितना डिस्टेंस, ठीक है, ये यहां तक जब आ चुकी होगी तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके इन्होंने बाहर लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाना है, कितना तब जाके बाहर हो जाना है जब इन्होंने एल के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके इन्होंने कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर निकल जाना है, तो फ्लेक्स लिंकेज जीरो हो जाएगा उस केस में। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो वो कितना डिस्टेंस, अब दोबारा मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन कौन सी है, वो वही काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशन, काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशन कौन सी है, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे क्या पुट करूंगा, अब एल की वैल्यू पुट करूंगा, एल इज इक्वल टू वी और T2, ठीक है। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी वंस अगेन सो सिंपल, क्या हो जाएगी, एल डिवाइडेड बाय, ठीक है, वी। अब आप एल की वैल्यू पुट कर दें, एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय कितना है 1 इंटू 10 की पावर -2, ये वेलोसिटी की वैल्यू है। 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू आ गई है 8 मीटर 8 सेकंड, ठीक है ना, 8 सेकंड। होप बच्चों को समझ आ चुका होगा, और अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कोई भी मसला हो कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।